तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी एंशियंट और मेडाइवल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पीछे वीडियोज़ में आप उसको जा करके देख सकते हैं। और अब हम लोग मॉडर्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि पता है कि ये घटना चक्र का जो क्वेश्चन जब शुरू होता है तो उसके पहले कुछ शॉर्ट नोट टाइप का दिया रहता है। ठीक है। उसको हम लोग खाली देख रहे हैं रिवीजन के लिए। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि हम एंशियंट में हम लोग स्टोन एज से शुरू करते हैं और मेडाइवल में आप देखते हैं द एडवेंट ऑफ इस्लाम। ठीक है। तो वैसे ही जब मॉडर्न हम लोगों का शुरू हो रहा था तो उसमें हम लोग जो यूरोपीय कंपनियां जो होती आती हैं उनसे हम लोग मॉडर्न की शुरुआत मानते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो वास्को डगामा था, वास्को डिगामा, ये गुजराती गाइड जो है माजिद की सहायता से कालीकट आया। ठीक है। कब आया? 20 मई। 20 मई। अब चूंकि यहाँ पे रिवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है तो इसलिए अब जो है ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट डेट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। अब ये आता है और कहाँ पहुँचता है? कालीकट। ठीक है। अब उसी को आजकल कोझिकोड बोल रहे हैं, केरला में पहुंचता है। ठीक है। उस समय आप देखेंगे कि उस समय जो इंडिया की कंडीशन थी ऐसे है, ये अरेबियन सी है और यहाँ पे अरब है। तो अरब के साथ इंडिया का व्यापार चलता था। ठीक है। अब यहाँ अरब है, अब यहाँ रेड सी के होते हुए यहाँ पे अफ्रीका है। तो यूरोपी जो है अब यहाँ से तो आ नहीं पाते थे क्योंकि इस जो रेड सी पे और प्लस जो आजकल स्वेज कैनाल जहाँ पे है वहाँ पे पहले कोई नहर तो थी नहीं, वहाँ लैंड था। तो वो लैंड रूट होता था तो वहाँ से वो लोग आ नहीं पाते थे। वो वाला रास्ता तो पता था, लेकिन ये अफ्रीका जो ऐसे होकर के जो रास्ता था ये पता नहीं था। ठीक है। तो इसी समुद्री मार्ग को खोजते हुए वास्को डी गामा जो है इंडिया पहुंचा। ठीक है। ठीक है। तो ही हैड सक्सेसफुली डिस्कवर द न्यू अल्टरनेटिव सी रूट फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। ठीक है। और जो जमोरिन था वहाँ का उस समय का जो रूलर था उसने उसका स्वागत किया। ठीक है। ठीक है। द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन इंडिया स्टार्टेड ए न्यू एरा ऑफ ट्रेड। तो अब जैसे यहाँ पे अफ्रीका है और ये अरब है, ये इंडिया है, तो अब यहाँ से जो है ये इसको नया सी रूट मिल गया तो उसमें अरब लोगों का। लेकिन फिर भी जो है अरब उसमें इंटरफेयर कर देते क्योंकि उससे जो है उन लोगों को काफ़ी नुकसान होने लगा। ठीक है। उस तरह से बीच में रहता था, कुछ टैरिफ वैरिफ मिल जाता था। ठीक है। तो जो वास्को डी गामा जब वापस गया तो 60 टाइम जो उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है। और स्पेशली जो है जो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का जो है, काली मिर्च आपको पता है कि केरला जो है उसके लिए फेमस ही है। तो फिर यहाँ जा करके वहाँ यूरोप में जा करके उसने जो भी इंडिया के बारे में बताया उससे वहाँ पे काफ़ी लोग अट्रैक्ट हुए कि अब वहाँ इंडिया के साथ यहाँ पे बिजनेस करना है। ठीक है। अब 1498 में वो आता है। अब 1505 में आप देखेंगे कि अल्मीड़ा आता है। ठीक है। इंडिया आता है और ये होता है। अब इसको गवर्नमेंट जो है अभी जो है इस पे मतलब परमानेंट टाइप का बिजनेस करने के लिए, पहले तो ये केवल वास्को डी गामा जब आता है तो उसको बस ये रहता है कि किसी तरह से इंडिया हमको मिल जाए, तो इसीलिए इसको वायसराय बना करके भेजता है। ठीक है। इन द लाइट ऑफ पुर्तगीज ट्रेड इंटरेस्ट, जो है पुर्तगीज अथॉरिटी जो उसको है मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी वगैरह बनाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का कुछ नहीं मतलब समुंदर पे जो है जो भी ट्रेड वगैरह होगा उस पर पुर्तगाली जो है अपने पुर्तगीज जो है वो अपना अधिकार करना चाहते थे। ठीक है। अधिकार मतलब इन द सेंस मोनोपोली चलाना चाहते थे। ठीक है। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है ये जो गवर्नर बना 1509 में। ठीक है। अल्मीड़ा के बाद। ठीक है। और ये 1510 में क्या करता है? अब ऐसे है ये केरला है, अब यहाँ पे हल्का फुल्का ये कर्नाटक वाला ये गोवा है, ये क्या करता है वहाँ के बीजापुर का जो सुल्तान होता है उससे क्या करता है इसको छीन लेता है लड़ाई करके। ठीक है। वो कौन करता है? तो वो करता है अल्बुकर्क। ठीक है। अल्बुकर्क करता है। यूसुफ आदिल शाह उस समय रूलर होता है गोवा का, बीजापुर का, जो भी उसी के अंडर में वो एरिया आ रहा था, द रूलर ऑफ बीजापुर। ठीक है। और यहाँ पे जो है अब गोवा के अंदर जो है अब उसने अब कालीकट पे तो ये केवल आया है बिजनेस करने के लिए, वहाँ पे तो कोई अथॉरिटी है नहीं उसके पास। लेकिन गोवा में जब ये जीत लेता है एरिया तब जो करके यहाँ पे पुर्तगीज जो है एक तरह से अपना बोल सकते हैं कि ठीक है अब हम यहाँ पे हमारा कुछ है। ठीक है। और 1511 में आप देखिए मलक्का ये लोग कैप्चर कर लेते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है। जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट था उसको मतलब वही ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये लोग जो है जितने सी रूट पे जितनी चीज़ें हैं ये सब पे जो है कैप्चर हॉर्मुज कर लेते हैं, द माउथ ऑफ पर्सियन गल्फ ये सब।
तो ये सब जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी का ही है कि मतलब हमको समुद्र के ऊपर जो व्यापार है उस पर हमारा मोनोपोली चाहिए। नूनो दुकून्हा आता है गवर्नर बन के, ठीक है, 1529 में, और ये जो रहता है 1538 तक, ठीक है। और न्यू सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर बाय प्रूव, ये तो ठीक है, वास्को डी गामा जो है ये इसको खोज करता, ठीक है। और उधर ही आप देखेंगे कोलंबस तो एक्चुअली इंडिया खोजने के निकला, लेकिन वो फिर फाइनली जो है अमेरिका पहुंच जाता है। और कैप्टन कुक जो है ब्रिटेन का, वो क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया को खोजता है, ठीक है। तो अब ये साउथ ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया वगैरह, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रहता है। तो अब ये इंडिया है, तो अभी इंडिया से व्यापार हो रहा है, फिर साउथ ईस्ट इंडिया का व्यापार साउथ ईस्ट एशिया से होता था, यहाँ पे फिर वो लोग आ गए, व्यापार वगैरह करने लगे। फिर ये लोग उसी वापसी में ये लोग ऑस्ट्रेलिया को भी ढूंढ लिए, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया के बाद इधर न्यूजीलैंड है, तो उसको जो है तस्मान जो है हॉलैंड का, वो जो है क्या करता है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड को ढूंढता है, ठीक है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, उसको ढूंढता है, फिर न्यूजीलैंड को अल्टीमेटली ढूंढ लेता है, ठीक है। अब 1503 में जो कोचीन है, वहाँ पे आप देखेंगे पहला पुर्तगीज फोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। अब वो कौन बनाता है, और अल्बुकर्क बनाता है। तो अल्बुकर्क याद रखिएगा, उस समय जो है ये वाइसरॉय नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि 1503 में तो अल्मीड़ा है वाइसरॉय। ये तो 1509 में बना ना, और 1510 में ये गोवा जीतता है। लेकिन उसमें लोकल ये गवर्नर टाइप का था, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का था, तो उसने जो है वहाँ पे पहली बार जो है 1503 में अपना फोर्ट बनाया, ठीक है। और पुर्तगीज वॉज फर्स्ट स्टेब्लिश द ट्रेड रिलेशन विद इंडिया मिडिवल टाइम्स, ये सब स्टेटमेंट पर दिया हुआ है। और उसका जो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या है, आप देखेंगे कंपनी आने का तो पहले पुर्तगीज आते हैं, ठीक है, उसके बाद डच आते हैं। तो पुर्तगीज पहले आए और पहले इन्होंने कंपनी बनाया, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे कंपनी तो अंग्रेज़ों की बनती है, लेकिन और तीसरे पे डच बनते हैं, लेकिन आने के टाइम ये पहले दूसरे हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेंस और अंग्रेज़ तो बहुत ही बाद में आते हैं, लगभग आप समझ लीजिए 1764 में आते हैं, ठीक है, सॉरी 1664 में आते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। फ्रेंच बहुत बाद में आते हैं, ठीक है। तो पुर्तगीज़ जो है ये सबसे पहले 1498 में ही तो आते हैं, और जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए भी। गोवा वगैरह वाला एरिया, दमन दीव वाला एरिया सब छोड़ना नहीं चाहते थे, बहुत इसके लिए पापड़ बेलना पड़ा इंडिया को, तब जा करके ये छोड़े, ठीक है। और 19 अक्टूबर में जो उस समय पुर्तगीज़ गवर्नर था, मैनुअल अंटोनियो सिल्वा था, ठीक है। ये पूछ सकता है कि लास्ट गवर्नर कौन था जिसके बाद उसको भगाया गया, ठीक है। अब जोस फरेरा बोसा जो था वो गवर्नर था उस समय गोवा का, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है। उसके बाद ये बन जाता, ठीक है। तो इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम ये बोसा था, और सिल्वा जो था उसके बाद वो रिप्लेस किया, ठीक है। एमंग ऑल यूरोपियन पावर पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू स्टेब्लिश सी रूट, ये तो एक ही बात को स्टेटमेंट को बार बार लिखा है, ठीक है। पुर्तगीज जो है 1500 में स्टेब्लिश किया पहली फैक्ट्री कोलकाता में, तो बता ही दिया। और 1534 में ये जो है परमिशन पा जाते हैं रूट मतलब ट्रेड का, कहाँ से, किससे, तो बंगाल का उसमें जो रहता है गयासुद्दीन महमूद शाह, और वो क्या करता है, परमिशन दे देता है सतगांव और चटगांव में, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि उस समय जो, तो उस समय का लोकल ये रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटर, उस समय तो मुगल्स ही थे। आप देखेंगे ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 1534 की। 1534 में कौन था, 1534 में शाहजहाँ था, ठीक है। 1534 में, सॉरी 1534 में शाहजहाँ नहीं था, 1534 में था ये आपका हुमायूं, ठीक है। तो इधर इंस्टेबिलिटी तो चली रही है, तो उधर जो है जो भी उसमें बंगाल का जो रूलर था वो इंडिपेंडेंट रूलर था, ठीक है। वो मुगल के अंडर में नहीं आता था, उसने जो है यहाँ पे फैक्ट्री अनुमति दे दी, ठीक है। और हुगली जो है, मतलब पुर्तगीज जो उसको अपनी मतलब लूट पाट की एक्टिविटी के लिए यूज़ करते थे, लूट वगैरह करके समुद्र में भाग जाते थे इस टाइप से, ठीक है। प्लानिंग इन 1632, अब देखिए 1632 में कौन था, शाहजहाँ था, ठीक है। और उसने क्या किया, सारे हुगली से सारे, मतलब अब उस समय तो मुगल काफ़ी पावरफुल हो जाते, तो वो क्या करता, सारा इसका इस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रॉय कर देता हुगली के अंदर, और बहुत सारे पुर्तगी को ये इम्प्रीजन भी कर लेता है, जेल में डाल देता है। जॉब चरनाक जो था, हेड ऑफ द हेड था क्या, कासिम बाजार की फैक्ट्री का, वो जो है फिर क्या करता है, कोलकाता सुल्तानाती जो है कलकत्ता जिसको बोलते थे, उसको जो है, अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ये क्या कर रहा है, जॉब चरनाक जो है अब कोलकाता को अपना इंग्लिश सेंटर बना रहा है, ठीक है। ये इंग्लिश था, ठीक। और ये जो है पुर्तगीज पुर्तगीज का तो जो डिस्ट्रॉय किया ये पुर्तगीज का किया, ठीक है, शाहजहाँ ने। दिस इज हाउ द कलकत्ता कलकत्ता जो है इंग्लिश मैन का ये बेस बन गया, ठीक है। इन 1602 डच गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए
परमिशन दे दिया, ठीक है। और पैसा भी दे दिया, अराउंड 6 लाख, क्या अराउंड आपका 65,000 रुपये, ठीक है। और दिस कंपनी हैज़ ए मोनोपोली टू ट्रेड टू अटैक विन द इंडिया एंड ईस्टर्न कंट्री, ठीक है। अब देखिए, अब ईस्टर्न सेंटर जो था इन लोगों का क्या था, बाताविया था, ठीक है, बाताविया, वो जकार्ता में है। तो ये लोग क्या है कि डच जो थे वो इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, हालांकि इंडिया को भी बनाया, लेकिन ये फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में घुस गए, ठीक है। जकार्ता में इन्होंने बनाया, ठीक है। और ईस्टर्न एम्पायर ऑफ डच वाज ऑपरेटेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी, ठीक है। और वो प्राइवेट ग्रुप के साथ पार्टनर वगैरह करके उधर में चले गए, ठीक है। डच ने जो है कुछ काम इंडिया में भी किया, जैसे विलियम फोर्ट बनाया मॉडर्न कोच्चि में, ठीक है, 1663 में बनाया। और वहाँ पे उन्होंने पुर्तगीज़ को हरा दिया कोच्चि में 1814 में। और ब्रिटिश वाले इसको अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, ठीक है। और उसका नाम भी बहुत सा बड़ा सा रहता है, द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट लंदन, ये सब रहता है। और अकबर जो है उस समय जब भी बनती है तो उसमें अकबर था, ठीक है। और लेवेंट कंपनी जो थी 1592 में, ये जो है चार्टर पर लैंड रूट से इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए ये चार्टर ले लेती है, ठीक है, लेवेंट कंपनी। तो वो तो कौन कौन सी कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अभी प्राइवेट ही है, ठीक है। तो ये लैंड रूट से पाया जाता है, ठीक है। डूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर 1611 में इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अपनी पहली टेम्प्रोरी फैक्ट्री कहाँ बनाती है, मसौलीपट्टनम में, ठीक है। मछलीपट्टनम ये आप जाएंगे इधर तो आंध्रा तमिलनाडु वाले एरिया में है, ठीक है। और 1613 में जो है ये परमानेंट कहाँ बनाते हैं, सूरत, ठीक है। तो उसमें आपको देखा याद होगा कि हॉकिंस आता है, फिर उसके बाद थॉमस रो आता है, तो ये लोग उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और डच जो है अपनी फैक्ट्री कब बनाते हैं, 1616 में, ठीक है। फ्रेंच कब बनाते हैं, 1668 में। अब सूरत जो है इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे रहता है गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब थॉमस बेस्ट जो था इंग्लिश ऑफिसर था, वो डिफीटेड पुर्तगीज एट प्लेस नाम स्वाली। स्वाली में क्या करता है, ये पुर्तगीज को हरा देता है। तो इनिशियली तो पुर्तगीज आए, और फिर इंग्लैंड वाले जब आ रहे हैं तो इनिशियली इनके साथ तो लड़ाई होगा ही। और 1612 में क्या होता है कि अभी इन लोगों का लड़ाई तो चल ही रहा होता है। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि ब्रिटेन का जो चार्ल्स रहता है ये पुर्तगीज़ की रानी के साथ शादी हो जाती है। और वहाँ पे वो फिर क्या होता है कि मुंबई को मतलब उसको गिफ्ट मिल जाता है, ठीक है। तो जब मुंबई को गिफ्ट मिलता है तो ये लोग क्या करते हैं इसको, अब मुंबई गिफ्ट मिलता है वहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि मुंबई जो है पुर्तगालियों का था तो वो अब गिफ्ट मिल गया, तो इसमें क्या करते हैं वो सब क्या करते हैं फिर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, ठीक। ठीक है, मुंबई एज ए गिफ्ट विच वाज लीज टू ईस्ट इंडिया। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड एनुअली पे इसको लीज कर देते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश गवर्नर जो था बॉम्बे का जॉन चाइल्ड था, ठीक है। और 1688 में मुगल पोर्ट जो बॉम्बे में था और उसको सब क्या करता है, मतलब तो अब ये जो है क्या करेगा, इस पर कंट्रोल करना चाहेगा। और मतलब जो हज यात्री हैं वहाँ से जा रहे थे मक्का वगैरह को, उनको क्या करेगा कि जेल में डालना चाहेगा। तो उसके बाद अंग्रेज औरंगजेब को गुस्सा आ जाएगा और ये क्या करेगा, इंडिया से ही इसको भगा देगा, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसके बाद हो जाता है। अब 1664 में जो है फ्रेंच आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके पुर्तगीज जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो गई। अब फ्रेंच आ चुके हैं, अब फ्रेंच कंपेरेटिवली थोड़ा पावरफुल थे। तो अब 1644 अब जो है लड़ाई होगी फ्रेंच के साथ। फ्रेंच और इंग्लिश जो है अपनी पोजीशन को करने के लिए अब ये दोनों लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है उसको देखेंगे। तो 1746 से आप देखेंगे 48 के बीच में पहला कर्नाटिक वार चलता है, ठीक है। और ये जो है ये क्या था उस समय जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के अंदर जो है आप देखेंगे कि इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में वॉर चल रहा होता है, जो 1740 में स्टार्ट होता है। तो जब वहाँ वॉर चल रहा है तो यहाँ भी स्टार्ट हो जाता है 1746 में। बिना उसके पूछे ही अपने आपस में यहाँ पे इंडिया के अंदर भी रोल लड़ना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश इंग्लिश आर्मी जो थी वो उसके कौन था, कैप्टन था बर्नेट, ठीक है। और वो क्या करता है, फ्रेंच शिप को सीज कर लेता है, ठीक है। और ये था मतलब इमीडिएट जो रीज़न था उसको लड़ाई शुरू होने का ये था, ठीक है।
तो ये पूछ सकता है कि कौन था कैप्टन, कैप्टन बर्नार्ड था। वो क्या करता है, फ्रेंच शिप को सीज कर लेता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो नवाब ऑफ कर्नाटक था, कर्नाटक बोलते हैं, अनवरुद्दीन था, ठीक है। वो क्या करता है, 10,000 जो आर्मी है वो भेज देता है महफूज खान में, और फ्रेंच पे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो इनिशियली जो है ये स्ट्रांग होल्ड था फ्रेंच का। अब और वहाँ पे जो उसका जो फ्रेंच जो था, उसके कैप्टन, उसका क्या नाम था, पैराडाइज था, ठीक है। और फ्रेंच डिफीटेड द फोर्स ऑफ नवाब एट द प्लेस। और क्या करता है, फ्रेंच वाले क्या करते हैं, ये जो है नवाब के फोर्स को सेंट थॉम की जगह पे बैंक ऑफ अडियार, अडयार रिवर के वहाँ पे हरा देते हैं, ठीक है। और जब यूरोप में जो वार बंद होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर भी ट्रीटी एक करके बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उसका नाम था ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, ठीक है, 1748 में, ठीक है। अब ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वार जो है वो एंड हो जाता है। और जो मद्रास जिस पे अंग्रेज जो है मतलब कब्जा कर लिए थे, वो क्या करते हैं वापस, सॉरी, फ्रेंच कब्जा कर लेते, वो वापस इंग्लिश को मिल जाता है, ठीक है। ये सब जहाँ, तो पहला जो कर्नाटिक वार रहता है वो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से आपका ख़त्म हो जाता है 1748 में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि और ये वापस इंग्लिश को मिल जाता है। डुप्लिक्स जो है फर्स्ट टाइम टैक्टिक्स यूज़ करता है, और फ्यूचर कंपेन ऑफ इंग्लिश मैन, ठीक है। और डुप्लेक्स जो है वो आप देखेंगे कि एक टैक्टिक्स इसमें यूज़ करता है, क्या है कि जैसे इंडियन कोई टेरिटरी है, उसमें जो है अपना आर्मी आदमी रखेगा। ऐसा ये पहले शुरू करता है, बाद में इसी को इंग्लिश भी काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मालूम है, हु अपॉइंटेड यूरोपियन फोर्सेज इनटू इंडियन कोर, ठीक है। और इंडियन एक्सपेंडिचर पे मतलब उसका खर्चा भी इंडिया वाले लोग देंगे। इससे क्या उनको सेफ्टी मिलती थी, वो ये बोलता था कि ये लोग आपकी हेल्प करेंगे, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में किंगडम को हेल्प करेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि अब जो कोलबर्ट था, लुइस 14 का जो है, उसने फ्रेंच इंडिया कंपनी बनाई थी, ठीक है। ये जैसा कि पता है ये गवर्नमेंट की कंपनी थी, तो इसीलिए जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। और प्राइवेट कंपनी जो है अपना प्रॉफिट करने के लिए फिर वो उतनी मेहनत करते थे, तो इसलिए जो है वो इंग्लिश वाली जो कंपनियाँ थी वो ज़्यादा फेमस हुई। तो जो भी एक्सपेंडिचर था वो स्टेट करता था, ठीक है। आप देखेंगे कि 1667 में करोन हेडेड बाय द एक्सपेडिशन इंडिया सेटिंग ए फैक्ट्री। और 1668 में, 1664 में तो ये लोग आते ही हैं, और 1668 में ये लोग हैं सूरत में, ये लोग भी फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है। और मरकारा जो है पर्सियन हु अकम्पनीड कोरोन फाउंडेड दानाजन जो है, ये मतलब इसको हेल्प करता है मसौलीपट्टनम में बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए 1613 में मसौलीपट्टनम में टेम्प्रेरी ये बना रहे हैं, और 1614 में इंग्लैंड बना, ये सूरत में फैक्ट्री बना ले रहे हैं, और आप जो है इतना लेट आकर के बना रहे हैं, ठीक है। और डच की बात कर लेते हैं, तो डच जो अपनी पहली फैक्ट्री कब बनाते हैं, मसौलीपट्टनम में बनाते हैं। और उनकी पहली फैक्ट्री जो है, डच इसमें फर्स्ट फैक्ट्री यहाँ बनाते हैं, और बंगाल में जो पहली फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं, पिपली में बनाते हैं, ठीक है। और जो उनका बंगाल के साथ ट्रेड है, सॉरी ट्रेड है, वो स्टार्ट होता है 1653 में, ठीक है। और जहाँ पे चिंसूरा में जब ये फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है, चिंसूरा में डच फोर्ट कहा जाता है, क्या, गुत्सवुत्स फोर्ट, ठीक है। यूरोपियन जो है हाई ग्रेड ओपियम जो है कहाँ से पाते थे, वो बिहार से पाते थे, ठीक है। बिहार उसमें जो है ओपियम के लिए फेमस था उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली जो यूरोपियन कंपनी थी उनकी। तो जैसा कि पता है, पहले पुर्तगीज़ आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इंग्लैंड वाले आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद फ्रेंच आए, तो उसके बाद डेंस वगैरह भी लोग आए। तो डेंस वगैरह तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगे, और डच भी फिर फाइनली साउथ ईस्ट एशिया में चले गए, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही। तो अब जो है हम इस चैप्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो है वो चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना अटेंशन जो है बंगाल की तरफ दिखाती है, तो उस समय जो है मुर्शिद कुली खान जो था वो लास्ट गवर्नर था बंगाल का। और मुर्शिद कुली खान को मुगल जो है अपना वो बनाए थे गवर्नर। उसके बाद ये जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, ठीक है। और जो है ये अपनी कैपिटल कहाँ बनाता है, जो गवर्नर रहता है मकसूदाबाद में, ठीक है, और ढाका से, ठीक है। बाद में ये मुर्शिदाबाद हो जाता है। और इसने इजारा सिस्टम स्टार्ट किया था, ये लैंड
सेटलमेंट का एक सिस्टम था, इजारा सिस्टम। तो ये कभी कभी पूछता है कि इजारा किसने किया, तो ये मुर्शिद कुली खान था, ठीक है। काफ़ी एम्बिशियस भी था ये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अलवर्दी खां आता है, 1740 से 1765, ठीक है। और ये जो क्या करता है, यूरोपियन कंपनी को ये बोलता है कि हनी बू टाइप के हैं, छेड़ोगे तो मतलब वो करेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट कभी पूछ दिया होगा। और अलवर्दी खां के बाद जो है सूरजउद्दौला जो है वो ग्रैंड सन रहता है, वो बनता है, ठीक है। और उसी समय एक ब्लैक होल ट्रेजिडी हो जाती है, एक ही कमरे में काफ़ी लोगों को बंद कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो उसके बाद वो मौका मिल जाता है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि यूरोपियन जो लोग हैं, ये वो इस तरह की टेक्निक प्रैक्टिस करते रहते हैं। हालांकि जो मुस्लिम राइटर हैं या उस समय के कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, उन्होंने किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया है। ये सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री में ही मिलता है। और वो लोग ब्लैक होल होल ट्रेजिडी को मौका बना करके फिर ये लोग मतलब उसके अगेंस्ट धावा बोल देते हैं, ठीक है। और 20 जून को 1756 में और केवल 23 लोग बचे। ठीक है, GDS हॉवेल जो है इंग्लिश प्रिजनर जो है, मतलब ये सब डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है, ये सब उतना जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि ब्लैक होल ट्रेजिडी इसको बोला जाता है। और कंटेम्प्रेरी मुस्लिम हिस्ट्री में गुलाम हिंदी बुक के सियार उल मुकरिम, देखिए ये मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सियार उल मुताखरीम, ये जो है उस बात को नहीं बोल रहा है। तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव था उन लोगों का कमांडर, ठीक है। वो आता है और जो है फिर बैटल ऑफ प्लासी होता है, डिफीटेड द फोर्स ऑफ नवाजुद्दौला द बैटल ऑफ प्लासी। और ये जो है क्या है कि कॉन्स्पिरेसी होती हो जाती है, जो उसका कमांडर रहता है वो जो है भाग जाता है। तो ये जो है प्लासी का युद्ध जो है इंडियन हिस्ट्री में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला मतलब देसी रूलर से, और यहीं से जो है इन लोगों का बंगाल के अंदर जो है कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी, और ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सोन द सीड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी जो है कहाँ पे लड़ा गया, भागीरथी रिवर के लिए नदिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव था नाम, ठीक है। अब ये देखिए दो टर्म बना, 1758-60 में। अभी इस समय देखिएगा आलमगीर सेकंड था जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ये पूछता है कि उसमें मुगल एम्पर कौन था, ठीक है। और फिर जब ये बैटल ऑफ बक्सर होगा तो उसमें शाह आलम सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब 1761 में थर्ड पानीपत बैटल होता है तो उसमें शाह आलम सेकंड रहता है, ठीक है। तो आप देखेंगे फिर ये जो है इलाहाबाद ट्रीटी के लिए आता है विद नवाब, और जो अवध का नवाब रहता है वो भी इंडिपेंडेंट हो गया रहता है। जब बंगाल के नवाब मतलब जब बाद में मुगल डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। उधर हैदराबाद हो जाता है, इधर नवाब अवध लखनऊ के, फिर बंगाल के नवाब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि सुजादुद्दौला था उसमें, ठीक है। डूरिंग द गवर्नरशिप वाइट मुटिनी जो है इंग्लिश सोल्जर के बीच में हुई थी, ठीक है। और प्लंडरिंग द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, मतलब वो जो बाद में फिर वो लूटपाट लोग शुरू कर दिए, ठीक है। तो मीर कासिम जो था वो क्या किया, अलवर्दी खान का मतलब सक्सेसर था, ठीक है। और वो फिर क्या करता है, एज ए फौजदार ऑफ पूर्णिया रंगपुर, मीर कासिम जो है सब जानता है। तो ये क्या करता है, वहाँ से जो है कैपिटल को मुंगेर शिफ्ट कर देता है, मुर्शिदाबाद से। और मुर्शिदाबाद कैपिटल किसने बनाया ढाका से, तो कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने बनाया, ठीक है। इजारा सिस्टम भी उसने कराया। अब ये देखिए मुर्शिदाबाद से वापस कैपिटल कहाँ ले आ रहा है, मुंगल, क्योंकि अब अंग्रेज वहाँ तक आ गए हैं। तो अंग्रेजों से बचने के लिए जो है ये कैपिटल को यहाँ पे वहाँ से शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब ही कंसोलिडेटेड हिज आर्मी, ठीक है। तो अब ये देखेंगे ये जो है मीर कासिम था, लेकिन जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र इसने जो है कॉन्स्पिरेसी की थी नवाब सिराजुद्दौला, इसीलिए इसको गद्दार बोला जाता है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये जो है आप देखेंगे कि जो मीर जाफ़र है ये फिर बनता है मीर जाफ़र, लेकिन ये फिर ये समझ जाता है, तो उसके बाद मीर कासिम बन जाता है, ठीक है। तो अब ये मुंगेर में आकर के गन वगैरह बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और मतलब ब्रेव स्टेप लेता है, इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ। तो फिर ये क्या करता है, कंबाइन आर्मी एक बनाता है, मीर कासिम एक साइड रहता है और दूसरी साइड सूरजदौला सुजाउद्दौला, ये नवाब ऑफ अवध, ठीक है। और मुगल किंग शाह आलम, यही मैं बता रहा था, ठीक है। और ये तीनों जो है 23 अक्टूबर 1764 को हार जाते हैं, ठीक है। ये इतनी बड़ी आर्मी लेकर के भी ये अंग्रेजों से हार जाते हैं। उस समय जो है हेक्टर मुनरो था, ठीक है, जो कमांडर था। अब जब इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हार गए, तो मतलब अगर आप ऐसे इंडिया को पकड़े,
तो यहाँ दिल्ली में मुगल बैठा हुआ है, यहाँ अवध में आप देखेंगे नवाब ऑफ लखनऊ बैठा हुआ है, अवध बैठा हुआ है। और आप यहाँ पे जो है नवाब ऑफ बंगाल। अब ये तीन लोगों को मिल करके बिहार के अंदर जो है बैटल ऑफ प्लासी लोग लड़ रहे हैं। तो इतना बड़ा लैंड जो है ये एक ही साथ ही लोग हार जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या होता है, इलाहाबाद ट्रीटी होता है। और इसने जो है दिस विक्ट्री, तो ये एक्चुअल जो इस्टेब्लिशमेंट था यूरोपियन पावर का, इंग्लिश पावर का, ये बैटल ऑफ प्लासी से होता है, ठीक है। अब अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी होती है, ठीक है। द एरिया अप टू द इलाहाबाद नाउ अंडर द ब्रिटिश। ट्रीटी में ही डिसाइड होगा कि कौन क्या एरिया लेगा, ये ठीक है। अब लेकिन इंग्लिश जो है, अब देखिए दिल्ली के डोर तक पहुंच गए हैं इंग्लिश, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रहा है कि बैटल ऑफ बक्सर द चेंजेस द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दिस बैटल मीर जाफर, उस समय नवाब, तो मीर कासिम तो कमांडर था, वो इधर आ गया। लेकिन वहाँ पे जो है अब बंगाल के अंदर जो है नवाब कौन था, मीर जाफर था। जब इसे मीर नासिम को, जब ये लोग देखे कि ये सब हमें हम ही लोग क्या गए, तो अंग्रेजों ने वापस मीर जाफर को बना दिया, ठीक है। और दिल्ली जो है रूल पर किसके, शाह आलम, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, अब दो होता है, एक होता है शाह आलम के साथ, मुगल के साथ, दूसरा होता है नवाब ऑफ अवध के साथ, ठीक है। तो अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन, ठीक है, नवाब सुजादुद्दौला को इलाहाबाद सरेंडर करना पड़ता है। और और किसको देना पड़ता है, शाह आलम सेकंड को। और शाह आलम जो है ये फिर एक दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा दे देता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय, जब हेक्टर मुनरो आता है, लेकिन जब इलाहाबाद ट्रीटी आती है वापस रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है और वो जो है डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट कर देता है। इसको मिल गया दीवानी राइट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन तुम संभालो, बिजनेस हम करेंगे, तो इसी को डुअल गवर्नमेंट बोला जाता है, देखिए। और कंपनी ने जो है दो दीवान किए, मोहम्मद रेजा खां और सीताब रॉय। तो जो कंपनी को दीवानी राइट मिला था वो कहाँ का मिला था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ठीक है। ये सबका मिल गया था। तो यहाँ पे मोहम्मद रेजा खां और सीताब राय जो है इनको मिल रहा था। ये रेजा खां बंगाल देखते थे और सीताब राय जो बिहार देखते थे, ठीक है। तो फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज दीवानी फंक्शन, ठीक है। अब शाह आलम थर्ड सेकंड के टाइम ही 1803 में दिल्ली फेल कम्प्लीट इन टू द ब्रिटिशर्स। अब शाह आलम को पेंशन वगैरह, फिर इलाहाबाद ट्रीटी हो जाता है, फिर बाद में फिर 1761 में जो है मराठा भी हार जाते हैं, वो नीचे से मराठा पावर आ रहा होता है। तो शाह आलम जो है मतलब 1803 में ट्रीटी के आधार पर ये दिल्ली भी हार जाता है। अब उसके बाद दो इसके आते हैं, एक अकबर सेकंड, फिर बहादुर शाह सेकंड, और ये जो है फिर ये पेंशनर बन जाते हैं ब्रिटिश इंडिया के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। और द ब्रिटिश केम टू सिलहट इन 1765। 1765 में जो है ब्रिटिश जो है ये सिलहट को, सिलहट कहाँ पे है, तो वो बंगाल में है, ठीक है, दीवानी राइट ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बंगाल का कुछ ही पोर्शन वो जब जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो मिलता कुछ ही हिस्सा मिला था। बाद में फिर आफ्टर द वार ऑफ बर्मा डेविड स्कॉट जो है ट्राई टू कनेक्ट सिलहट थ्रू रोड जयंतियान कारोहिल, ठीक है। वो जो डायरेक्ट म्यांमार से कनेक्ट करना चाहता था, ठीक है। बट फेसेस ए टफ रेजिस्टेंस फ्रॉम खासी ट्राइब। अब आप ऐसे अगर मैप देखेंगे तो ये बंगाल है, और यहाँ पे ये खासो जयंतिया है, और यहाँ पे यहाँ से ये डायरेक्ट इसको कनेक्ट करना चाहता था, ठीक है। पहले इसके पहले ऐसे होता था, तो उसी में फिर इसको रेजिस्टेंस स्टेप करना पड़ा, ठीक है। और देखेंगे दीज एरिया लीडर थे तीरथ सिंह, ठीक है। के एम पनिक्कर से 65 टू 622 कंपनी वाज बंगाल स्टेट ऑफ डेकोरेट, ठीक है। अदर रीजनल स्टेट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि जब मुगल औरंगजेब के बाद डिस्ट्रिक्टिकेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि इधर जो है अवध बंगाल, इधर हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया, इधर लखनऊ का नवाब अलग हो गया। ऐसे ही कुछ राजपूत रूलर भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। मराठा तो अपना साम्राज्य बना ही रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए और पंजाब में भी रीजनल रूलर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिए, ठीक है। तो इसी में, तो अब इसी के बाद हम लोग कर रहे हैं मैसूर, और मैसूर में भी आप देखेंगे वोडियार वगैरह अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। तो रंजीत सिंह जो थे, अब रंजीत सिंह ने जो बनाया था ना, रंजीत सिंह के पहले जो है जो मिसल वगैरह बनाई थी और सब अलग अलग राज्यों में अपने पूरे पंजाब राज्य को बांट दिया था। तो ये जो है रंजीत सिंह जो है शुकर चकिया मिसल में ये अ, उसके जो चीफ होते हैं उसी घर पैदा होते हैं, 13 नवंबर 1780 को। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है इनके और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन होती है। जब पहला वार होता है सिख एंग्लो वार, उसमें एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। और
रंजीत सिंह जो है मुल्तान कैप्चर कर लेते हैं 1818 में, ठीक है। और कश्मीर 1819 में, पेशावर 1834 में। ये अलग अलग अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, उधर मुस्लिम रूलर वगैरह थे उनको। और 1798 में जहमान शाह जो था वो पंजाब पे अटैक करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जहमान शाह ईरान ईरान से आता है, ठीक है। तो इसका लेकिन सॉरी अफगानिस्तान से आता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि रिवर में गिर जाता है, मतलब इसका जो कैनियन है वहाँ गिर जाता है। तो वापस क्या करते हैं, रंजीत सिंह इसको वापस कर देते हैं। तो ये जेस्चर सुन करके जो जहमान शाह है ये क्या करता है कि बोलता है ठीक है आप अपनी लाहौर तक अपना राज करो, मतलब वही है कि दे देता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट 1799 में रणजीत सिंह जो है वो कंट्रोल लाहौर तक ले लेते हैं, ठीक है। और उसको अपना कैपिटल बनाते हैं। और जहमान शाह जो है इनको टाइटल राजा का दे देता है, ठीक है। और मान लेता है कि ये सूबेदार है लाहौर लाहौर के, ठीक है। ही आल्सो कैप्चर अमृतसर, ठीक है, फ्रॉम द भंगी मिसल। अब वो मिसल जो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि उनको भी अपने में मिला रहे हैं, वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। बोथ पॉलिटिकल और रिलीजियस कैपिटल तो अमृतसर था ही, रामदास के टाइम में उसको अमृतसर सिटी वगैरह बनी थी वहाँ पे, ठीक है। अंडर द कंट्रोल, अब यहाँ से वहाँ तक रंजीत सिंह कंट्रोल कर लेते हैं। और ये एबल रूलर थे काफ़ी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब शाह सुजा जो अहमद शाह का था ये जो है कोहिनूर गिफ्ट कर देता है रंजीत सिंह को, ठीक है। अब फिर रंजीत सिंह से जो है जो कोहिनूर हीरा है वो, अब आपको पता है कि जो अहमद शाह था ये कोहिनूर हीरा उठा ले गया था जब उसने 1761 में जब उसने अटैक किया था पानीपत की लड़ाई में, ठीक है। उसके पहले ही दिल्ली को लूट चुका था, तो वहाँ से ले जाता था, ठीक है, इसको दे देता है। और खड़क सिंह जो थे ये रंजीत सिंह के शख्सियत थे, ठीक है। 1829 में उसके बाद वो मर जाते हैं क्योंकि वो ओपीएम एडिक्ट हो गए थे, ठीक है। अब उनके जन्म में दो जो है ऑपोजिट ग्रुप होते हैं, डोगरा ब्रदर्स, ध्यान सिंह और गुलाब सिंह, ठीक है। सुचे सिंह एंड अदर संध्यावरिया सरदार, ठीक है। चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, ये सब जो है, तो ये सब जो है इतने सारे उसके विरोधी खड़े हो जाते हैं कि क्योस एक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और बैटल ऑफ चिंचिनवाला चिलियावाला जो है 13 जनवरी 1849 को ब्रिटिश और इसमें लड़ा जाता है। और इसमें ब्रिटिशर्स हरा देते हैं, ठीक है। और ये कौन करता है, लॉर्ड गोफ और शेर सिंह सिख फोर्स को करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो अनसिक्सरी लिखा हुआ है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी जो है ये क्या करता है, महाराजा दलीप सिंह को भेज देता है इंग्लैंड वगैरह, काफ़ी पैसा वैसा दे देता है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे वो पंजाब को ले लेता है, ठीक है। ही रूल्ड, यहाँ पे इतना दिखा रहा है 1846 पे कन्वर्टेड कर लेते हैं, ट्रैवल रसिया, ही डाइड इन पेरिस। फ्यूनरल जो है इंग्लैंड में हो रहा है, ठीक है। और आफ्टर द एंग्लो सिख वार द पंजाब अनेक्टेड बाई, और दिलीप सिंह सेंट टू द ब्रिटेन फॉर एज ए पेंशनर, ठीक है। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब 89 में 1849 में जो लॉर्ड डलहौजी है वो तीन बॉडी की एक मेंबर बनाता है, जिसमें सेंट हेनरी लॉरेंस, जॉन्स लॉरेंस और चार्ली ग्रेविल थे, ठीक है। और पंजाब को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये सब करते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे ये हो गया, तो ये पंजाब की बात हो गई। अब मैसूर में भी रीजनल जो है बोडियार का वहाँ पे राजा था, फिर बोडियार को हरा करके जो है टीपू सुल्तान जो है वो उसके पावर में आ जाता है। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है ये हो रहा है 1767 से 19 में। और हैदर अली जो है इसमें हरा देता है, ठीक है। द वार एंडेड इन 4 अप्रैल 1669 को ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है, ठीक है। अब ऐसे अगर देख लीजिए तो ये मद्रास है, तो पहला जो है, और ये मैसूर है, कर्नाटका को ही मैसूर बोला जाता है। तो पहला ट्रीटी होता है ट्रीटी ऑफ मैसूर, अब फर्स्ट बार का। सेकंड एंग्लो मैसूर वार होता है 80 में। अब ये जो ट्रीटी हो रही है कब हो रही है, 1769 में, ठीक है। अब सेकंड हो रहा है, अब इसमें जो है हैदर अली निजाम और मराठा के साथ है और ब्रिटिशर्स है, ठीक है। तो इधर आपके मराठा है, इधर ऊपर में निजाम है, हैदराबाद तेलंगाना एरिया, ठीक है। अब इसमें जो है ये लोग हार जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इन 70 हैदर अटैक द कर्नाटिक एंड 10 सितंबर कोलोनल बैले डिफीटेड बाई द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ हैदर अली। पहला बार हार जाते हैं लेकिन बाद में बैटल ऑफ पोलीलोर, ठीक है। और 1781 में जो आयरकूट आता है और ये क्या करता है, इसको हटा देता है पोर्टोनोवो के में, ठीक है। पोर्टोनोवो पोर्टोनोवो के बारे में, ठीक है। तो जो दूसरा बार है वो हार जा रहे हैं। छोटे छोटे बैटल इनिशियली ये लोग जो कंबाइंड फोर्सेस है, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, यही जो फोर्स थी आयरकूट में ये लोग इसके साथ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान हार जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है जो
जो ट्रीटी होती है उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, समवेयर हियर, ठीक है। और उसके बाद जो टीपू सुल्तान है, ये क्या करता है, जैकोनियम क्लब वगैरह बनाता है, फिर ये बाहर के लोगों से, फ्रेंच वगैरह से, मैसूर एंड फ्रांस से मदद वगैरह लेना चाहता है, ठीक है। और टीपू सेंट एम्बेसडर टू द कंटेम्प्रेरी फॉरेन स्टेट, वही मतलब बनाने के लिए, ताकि उधर हम लोग यूज़ करें। और स्टेट में देखिए अब ईरान, इस्तांबुल, अफगानिस्तान, फ्रांस, ये सबसे अपना। और इसके बाद जो है थर्ड एंग्लो वार होता है 1790 से 92 में, ठीक है। और ये जो है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से स्टार्ट होता है, मतलब सॉरी, ख़त्म होता है। और इसमें जो है टीपू सुल्तान मर जाता है, ठीक है। थोड़ी सॉरी सॉरी, ये जो ट्रीटी ऑफ संगोकू थर्ड वाले में है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या था, ट्रीटी ऑफ, सेकंड वाले में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है, यहाँ पे मैंगलोर है, ये आपका कर्नाटक वाले एरिया में। सेकंड में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है, थर्ड में आपका श्रीरंगपट्टनम होता है, क्योंकि जब ये हार जाते हैं तो श्रीरंगपट्टनम को टीपू जो है अपना कैपिटल बना लेता है। तो थर्ड वाला जो है वो ट्रीटी ऑफ संगम। और चौथे में तो फिर ये मर ही जाता है, ठीक है। चौथे में ये लोग, फोर्थ एंग्लो मैसूर में टीपू ही मर जाता है, तो फिर ख़त्म हो जाता है ये, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ फैमिली इम्प्रिजन इन वेल्लोर, आर्थर वेजलरी जो है, ये जो है क्या करता है, इंग्लिश साइड से रहता है, ठीक है। इन दिस हैप्पीनेस ऑफ दिस विक्ट्री, लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड कन्फर्म द टाइटल ऑफ, विलेजली को क्या करता है ये, मार्क्यूस का टाइटल देता है, ठीक है। आफ्टर द बार माइनर कृष्णा राय, ये वोडियार वाला, सॉरी वोडियार नहीं, अडियार डायनेस्टी का, इसको जो है मैसूर पे बैठा दिया जाता है, ठीक है। और इंग्लिश जो है कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम, ये सब में अपना पोजीशन ले लेता है, ठीक है। बेगम बेगम समरू जो थी, वो एक बहुत ही फेमस चर्च बनाती हैं मेरठ के पास। ये अलग से क्वेश्चन एक आया है, उसके लिए उसको इसमें डाल दिया है। और ये जो है वहाँ का जो यूरोपियन एक वो था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डीएम टाइप का रहा होगा, वो उसकी वाइफ थी, तो उन्होंने एक जो है एक चर्च बनाया था सरधाना में, नियर मेरठ, ठीक है। तो वही दिया है। और जो है सर्विस ऑफ मुगल किंग शाह आलम डिफीटिंग जब्ता खान, ठीक है। और बेगम समरू जो है बिकेम रूलर ऑफ सरदाना आफ्टर द डेथ ऑफ हिज, ठीक है, उसी टाइप का। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि मोटा मोटी रीजनल जो स्टेट्स थे, वो भी अंग्रेज धीरे धीरे करके अब जीतना स्टार्ट करते रहे, ठीक है। तो इन्होंने मैसूर को ख़त्म कर दिया, पंजाब को ख़त्म कर दिया, उधर बंगाल, बिहार, ये सब अवध का नवाब जो है, ये सब ख़त्म ही हो गए थे। अब मेजरली जो है मराठा वगैरह लोग ही बचे हुए हैं पावर में, ठीक है। वो भी 1761 में वो लोग बिहार ही गए थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग मराठा आर्मी में मर गए, तो उनका जो है मोरल बहुत डाउन हो गया था, ठीक है। गवर्नर वगैरह के बारे में देखे इसलिए लेते हैं कि फिर ये लोग गया धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को जीतेंगे। तो इसमें जो है गवर्नर का रोल काफ़ी आ जाता है। तो बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रिफॉर्म टू प्लेस ड्यूरिंग द रॉबर्ट क्लाइव तो जैसा, ठीक है, सिविलियन रिफॉर्म करता है, बैन कर देता है, गिफ्ट वगैरह लेना नहीं है, क्योंकि जो करप्शन था, वाइट मिटूनी की बात हम लोग कर रहे थे ना, ठीक है। और ही एंडेड डबल अलाउंस टू द सोल्जर सिंस 60 ओनली अलाउंस गिफ्ट टू द सोल्जर, ठीक है। एक ही अलाउंस दिया मिलेगा, ये सब स्टार्ट करता है, ठीक है। और आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बंगाल एंड बिहार, ठीक है। अंदर बारिंग हेस्टिंग आता है, उसमें डोर गवर्नमेंट जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मतलब कंप्लीट अपने पास पावर ले लेता है। वहाँ से देखेंगे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सिस्टम में बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दिया जाता है, उसके अंडर में फिर मद्रास और ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आने लगते हैं, वो बिजनेस वगैरह देखने लगते हैं, मतलब इंटरफेयर अब गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब वारन हेस्टिंग बिलीव टू बी दैट द होल लैंड बिलोंग टू द रूलर, ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, सब ले लेता है रूलर के हिसाब से। भाई ऐसा नहीं है कि आप कुछ उसमें करोगे मैं कुछ अलग करूँगा, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू फील्ड में ये ट्रायल एंड एरर मेथड करता है, और धीरे धीरे करके सब ले लेता है। गवर्नर जनरल बंगाल बाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सुप्रीम कोर्ट भी बनता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और मेंबर होते हैं, ये सब करता है, ठीक है। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनती है, गवर्नर जनरल होता है, सेवरल टाइप ऑफ पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी, टैक्सेशन, ये सब। और अपना कंट्रोल मिल गया तो अपने तरीके से ब्रिटिश जो है कॉर्नवालिस कोर्ट बहुत फेमस हुआ था पुलिस के लिए, ठीक है। ये सियासी सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, ये 1784 में जब विलियम जोन्स बनाते हैं उसमें यही रहता है। वेलेजली जो है रिंग फेंस की थ्योरी, वही जो वहाँ पे आप देखेंगे डुप्लेक्स ने जो स्टार्ट किया था कि इंडियन आर्मी के अंदर जो है
रहेगा, वही रिंग फेंस की थ्योरी थी। इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रोसीडिंग वगैरह जो है ये सब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो पॉलिसी है उसको चार पांच भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कंपनी स्ट्रगल विथ इक्वालिटी विथ इंडियन प्रोविंसेस, ये 1740 से 1765 तक चलता है, ये लोग अभी लड़ाई में भी। उसके बाद रिंग फेंस आ जाता है 1765 से 1813 तक, ठीक है। सबॉर्डिनेट आइसोलेशन 1813 से 1857 तक। सबॉर्डिनेट यूनियन 1858 से 1935 तक। इक्वल फेडरेशन 1935 से 47 तक। तो ये पूछ सकता है कि कब से मेजर चेंज हुआ कंपनी के अधिकारों में इंडिया के पास, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है न्यू सिस्टम जुडिशरी में क्या करते हैं, वो दीवानी और जो फौजदारी कोर्ट का, ठीक है, ये दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। सिस्टम और जो ये स्टार्ट कौन करता है, वारेन हेस्टिंग। और कॉर्नवालिस जो है इसको और कठिन बना देता है, मतलब रिजिड, मतलब वही कि अच्छे से होगा थोड़ा, उसको और राइट वगैरह देता है, ठीक है। और ऑल पावर्स जो है ये कलेक्टर जो है, डीएम होता था उस समय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो तो बोलते थे, इसको ये दे देता है, ठीक है। और 1787 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द मेड दीवानी जज ऑफ दीवानी कोर्ट एंड ही वाज ग्रांटेड सम फौजदारी पावर, ठीक है। दोनों पावर ये अब देखिए ले रहा है, ठीक है। और 1992 से अब देखिए कि फौजदारी कोर्ट विथ इंडियन जजेस जो है वो अबोलिश कर देता है, ठीक है। और फोर सर्किट कोर्ट बनाता है, थ्री बंगाल में और एक बिहार में, ठीक है, और अपॉइंट करता है। और ये जो है दीज कोर्टेज वर हेडेड बाई यूरोपियन ऑफिशियल्स, और जस्टिस जो थे वो काजी और मुफ्ती थे, दोनों लोग मिला करके उनको बनाता था, ठीक है। और कर्नवालिस जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ स्टार्ट किया, ठीक है। और विच वाज द absent in जो है, मतलब स्पेसिफिक लॉ इन द सेंस है कि अब एक रूल है तो सबके ऊपर वही अप्लाई होगा। वो चीज़ पहले इंडिया में नहीं था, लोग आदमी देख देख करके अलग अलग जस्टिस देते थे, ठीक है। कर्नवालिस कोर्ट में बता ही रहा था कि कलेक्शन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म बाई 1793 में ये बहुत फेमस हुआ था। रिफॉर्म ऑन द बेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे जो दीवानी देखेगा दीवानी देखेगा, जो सिविल राइट देखेगा वो ही सेपरेटेड रेवेन्यू एंड जुडिशियल कर दिया ना। अभी दोनों एक साथ था तो लोग करप्शन बहुत होता था, ठीक है। जुडिशियल और फौजदारी में भी अलग अलग कर दिया, कलेक्टर से ले लिया सारा राइट। तो ये चीज़ था, ठीक है। अब न्यू हेरारकी ऑफ ऑफिसर वाज क्रिएटेड, डिस्ट्रिक्ट दीवानी कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जजेस गिवन फौजदारी और पुलिस दे दिया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज को किसने स्टार्ट किया, तो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया। और उसने जो है आप देखेंगे एक स्कूल भी खोलता है ताकि वहाँ पे वो आकर के ट्रेनिंग दे पाए, ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1786 फ्रॉम 8505 ये रहता है, ठीक है। और ये गाजीपुर में पड़ता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का जो है रिफॉर्म जो है काफ़ी फेमस रिफॉर्म था, ठीक है। अब आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ बेसिन होता है, किसके साथ होता है, पेशवा बाजीराव सेकंड से 1802 में अमृतसर के साथ। और यहाँ जो है सब्सिडरी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेजली जो है ये एक्सेप्ट करवा लेता है, ठीक है। और पेशवा बाजीराव सेकंड जो है ये जो है जब ले लेते हैं तो फिर ये क्या नाम है, ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। पेशवा एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। एज पर द ट्रीटी ब्रिटिशर्स प्रोवाइड 6000 सोल्जर एस, मतलब वही सब्सिडी अलायंस का मतलब ये था कि हमारी ट्रूप आपके खर्चे पे रहेगी, आपके पास रहेगी, यही सब, ठीक है। तो लॉर्ड बेलेजली का जो टाइम काल आप देखेंगे 1798 से 1805 तक। और क्लीवरली जो है सब्सिडी लाइन्स जो यूज़ करता है इंडियन प्रोविंस को पपेट बनाने के लिए इंडिया का, ठीक है। ही डिड नॉट डिस्कवर द मेथड, वो तो बता ही लिया कि पहले जो है डुप्लेस ने कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि डुप्लेस जो है पहली बार ये किया था, उसी को इसने बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ठीक है 65 में इसने और फर्स्ट सब्सिडी लाइन्स जो है अवध ने किया था, ठीक है, अंग्रेजों के लिए, ठीक है। द इवॉल्व ऑफ सब्सिडी लाइन्स लॉर्ड विलेजली जो है इस स्टेट में कैसे कैसे उन्होंने किया, उसका सीक्वेंस दिया हुआ है कि कैसे कैसे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो उसमें आप देखिए सबसे पहले जो है हैदराबाद एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। उसके बाद मैसूर कर रहा है, फिर तंजौर कर रहा है, फिर अवध कर रहा है, फिर पेशवा, फिर भोसले और बरार, फिर सिंधिया, फिर जोधपुर, जयपुर, मशेरी, बूंदी, भरतपुर, सब लोग कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो आता है 1828 में, ये जो है कुछ आप देखेंगे सोशल रिफॉर्म वगैरह भी करता है, ठीक है। सती वगैरह बैन होती है, फीमेल फर्टिसाइड जो है वो भी सब बैन होता है, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता है। ही ट्राई टू अडॉप्ट न्यूट्रल पॉलिसी अगेंस्ट, मतलब जो प्रिंसली स्टेट थे उनके अगेंस्ट ये न्यूट्रल रहना चाहता है, ठीक है।
मेरे हमारे पास है मिसमैनेजमेंट इन यूर वन ग्रो सो हाई, मतलब तो जयपुर में मिसमैनेजमेंट बहुत हाई हो गया, तो वहाँ पे जा करके ये ब्रिटिश रेजिम के ऊपर अटैक हो गया, लेकिन ब्रिटिश ने बेंटिक ने ज़्यादा इंटरफेयर उसमें नहीं किया। ठीक है। उसके बाद भी जो है ये डिड नॉट इंटरफेयर द इंटरनल मैटर ऑफ जोधपुर बूंदी कोटा भोपाल। ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया, कहने मतलब थोड़ा लिबरल था। ही मर्ज द मैसूर इन 1831, पूर्व को 1834 में और कछार को 1832 में। इंग्लिश एम्पायर में एक्सट्रीम मिसमैनेजमेंट यहाँ पे हो गया था। ठीक है। अब देखेंगे डूरिंग द सेवन रूल, विलियम बेंटिंग जो है 7 ईयर्स रूल में क्या करता है, ओल्ड पॉलिसी ऑफ वॉर कंप्लीटली, एनेक्सेशन जो है अबेंडन करता है, एनेक्सेशन नहीं करता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको रिमेंबर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल रिफॉर्म के लिए। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है कि इसको जो है टोटली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया जाता है, और गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ठीक है। कैप्टन स्लीमैन जो है, इन्होंने विलियम बेंटिक की सहायता से ही ठगी जो है, ठग होते थे बहुत फेमस, उनको हटा देता है। ही अरेस्टेड 1562 ठग बिटवीन 1826 से 1835। ठीक है। अब इसी समय मैकॉले वगैरह आते हैं, लॉ मेंबर वगैरह बनते हैं। मेनी ऑफ देम हैंग्ड, रेस्ट ऑफ देम वर एग्जाइल। 1837 में क्या है, तो ठगी जो है खत्म हो जाती है। और बाई द डिक्लेरेशन ऑफ 1789 ही एक्सपोर्ट स्लेव फ्रॉम बंगाल, और जो बंगाल से एक्सपोर्ट होता था स्लेवरी, वो भी खत्म हो जाती थी। और emphasizes द फॉर्मेलिटी ऑफ गवर्नर एंड स्लेवरी एज सून एज सून, तो 1843 में जो है स्लेवरी जो है इलीगल कर दी जाती है। ठीक है। और 86 में इंडियन पेनल कोड आ जाता है। एंग्लो नेपाल वार देखिए 1814 से 16 तक हो रहा है। अब इसमें जो है लॉर्ड हेस्टिंग रहता है, वो वारन हेस्टिंग है 1773 वाला। ठीक है। ये लॉर्ड हेस्टिंग है, और इसी की सुगौली ट्रीटी होती है। ठीक है। अब इसी के टाइम आप देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग टाइम जो थर्ड जो मराठा वॉर होता है, वहाँ के बाद जो है कम्प्लीटली जो है मराठा जो है ये मतलब अंग्रेजों के अंदर में चला जाता है। ठीक है। 1854 में जेम्स आउटरम जो है ये अवध में रहते हैं, इनको श्रीमंत से रिप्लेस कर दिया जाता है, और इन्हीं को जो है आप देखेंगे 1857 में मार दिया जाता है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरी पॉल्यूटेड ये सब बोलते हैं। उसके बाद 1857 में वो हो जाता है, मतलब रिवोल्ट हो जाता है। और ये जो क्या करता है, डेलहौजी जो है उसको उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर इसको अनेक्स कर लेता है। ठीक है। वाजिद अली शाह को माला एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे। ठीक है। उसके बाद ही तो ये सब होता है। तो जो स्टेट है वो अनेक्स किया जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। सतारा जो है देखिए सब लोग ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अट्रैक्ट करें, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत और उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब जो है, और ये सब डलहौजी कहता है। अब ये लैप्स जो है ये जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है इंडियन प्रिंस के लिए। उसके बाद ही जो है ये बम फूटता है 1857 वाला। ठीक है। अब इसी समय आप देखेंगे डलहौजी के टाइम में बॉम्बे टू ठाणे 1853 में रेलवे भी चला था। ठीक है। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्टार्टेड। ठीक है। तो इसका मेन रीजन था इकोनॉमिक, कि रॉ मटेरियल वगैरह लेंगे, प्रोडक्ट वगैरह इधर उधर देंगे, ये सब करने के लिए किया था। ठीक है। मैक्सिमम एक्सपेंशन और रेलवे टू प्लेस इन 1900। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम। ठीक है। और डलहौजी के टाइम भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टेब्लिश होता है। विद द एफर्ट ऑफ ईश्वर चंद विद्यासागर जो है, लॉर्ड कैनिंग जो आता है वो क्या करता है, विधवाएं दोबारा शादी कर सकती हैं उनको एक एक्ट पास कर देता है। ठीक है। और चाइल्ड जो है मतलब उसको रिलीज वो कर देता है, और उस मैरिज के बाद जो चाइल्ड होगा उसको लीगलाइज कर देता है। ढूंढो केशव खारगे और विष्णु शास्त्री के जो है विडो रेमेज भी, मतलब ये सब बिहार मतलब महाराष्ट्र साइड में थे। 1899 में स्टेब्लिश है विडो आश्रम भी कर बनाते हैं। DS खरवे, DK खरवे बोलते हैं इनको। ठीक है। और रानी विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आता है 1858 में, आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद। ठीक है। अब 1857 रिवोल्ट को हम लोग सेपरेटली देखेंगे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। द प्रोक्लेमेशन जो है 1 नवंबर को बंद होता है, और लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया जाता है। ठीक है। और एक दिन के लिए वही इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया था। ठीक है। और ये जो है कंपनी रूल को एंड कर देता है। ठीक है। वहाँ पे फिर ब्रिटिश पोजेशन इसको इंडिया को बोले जाता था, और लॉर्ड कैनिंग को ही पहला वायसराय बनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि भाई 1857 का ये वॉर जीता है, इसको अवार्ड तो करना ही है। और क्वीन विक्टोरिया जो थी उस समय इनको सेवरिन बना दिया जाता है इंडिया का। ठीक है। और ग्रेट ग्रैंड दिल्ली दरबार जो है, दिल्ली दरबार कब ऑर्गेनाइज होता है, 1877 में। ठीक है। और सी वाज कन्फर्ड कैसरे हिंद। ठीक है। अंदर द गवर्नर ऑकलैंड जब है क्या, इसको एंग्लो अफगान वार होता है 1839 से। और लॉर्ड लिट्टन जो है एक बनता है, उसमें सेकेंड एंग्लो एंग्लो अफगान वार होता है 78 से। यही लिट्टन जो है वो जो क्या बोलते हैं, प्रेस वगैरह पे जो बैन वगैरह करता है वही है। ठीक है।
अब लिप्टन सेकंड एंग्लो अफगान वार ये होता है, ठीक है। और 1843 में स्लेवरी जो है अबॉलिश करती लैंड लॉर्ड एलनबरो करता है, ठीक है। अब इसी के टाइम में आप देखेंगे कि 1843 में सिंध जो है उसको इंडिया में सॉरी ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया जाता है। अब पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी जो है इंडो अफगानिस्तान में, मतलब वही बफर टाइप का रहेगा, ना तुम कुछ करो ना हम कुछ करो, उस टाइप का हो जाता है, ठीक है। दिस पॉलिसी पीरियड इज कॉल्ड पीरियड ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। दिस पॉलिसी इज रिकॉग्नाइज्ड एट जॉर्ज लॉरेंस बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग दैट टाइम ही गॉट द फुल चांस टू फॉलो दिस पॉलिसी, ठीक है। ये हो गया। अब पहला सेंसस जो है 1872 में होता है लॉर्ड मायो के टाइम में, ठीक है, इंडिया का सेंसस, ठीक है। और प्रॉपर सेंसस जो है 1881 से स्टार्ट होता है लॉर्ड रिपन के टाइम में, ठीक है। लॉर्ड मायो जो है ये जो है ऐसा आदमी है जो अपने टेनवर में किल होता है, जब अंडमान निकोबार जाता है तो वहाँ पे जो है एक प्रिजनर रहता है शेर अली अफरीदी, वो मार देता है, ठीक है। और 1867 में आप देखिए जब लिटन बनता है वायसराय, तो ये जो है कुछ अपनी पॉलिसी जो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेंज कर देता है, ठीक है। और वर्नापुर और पेस्ट एक्ट जो है 1878 में ये जो है लॉर्ड लिटन पास कर देता है। अब इसके बाद जो है लॉर्ड रिपन आता है, वो उसको हटा देता है, ठीक है। तो ये प्रेस वगैरह पे मतलब थोड़ा पाबंदी वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि उससे जो है जो क्या बोलते हैं जो नेशनलिज्म है वो काफ़ी इंडिया में फैल रहा था, तो इसलिए कर दिया जाता है, ठीक है। सर सीपी एलवर्ट जो है वो वाइसरॉय काउंसिल के उसमें मेंबर रहते हैं, लॉ मेंबर, पहला लॉ मेंबर उसमें लॉर्ड मैकॉले थे, ठीक है। और 1883 में आप देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एक इलवर्ट बिल पास करती है, जिसमें जो ये रहता है कि इंडियन जजेस भी मतलब ट्रायल कर पाएंगे, तो इंडियन जजेस कैन हियर द यूरोपियन कन्विक्ट। अब ऐसे ऐसे इससे हो जाता है बवाल। इसी को जो है इलवर्ट बिल जो है कंट्रोवर्सी बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसके टाइम में हुआ था, तो ये हुआ था रिपन के टाइम में, ठीक है। अब इसी के टाइम में देखिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है 1881 का, ठीक है। और ये एक्ट जो क्या करता है, बैन इम्पोज द एम्प्लॉयमेंट 7 साल के नीचे के बच्चों को ये बैन कर देता है, ठीक है, फैक्ट्री में, ठीक है। और वर्किंग आवर्स जो है बच्चों के लिए 9 घंटा कर देता है, 7 से 12 घंटों के लिए, और 4 लीव इनको मंथ में मिलेगा, ये सब। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आता है 1891 में, और जो है मेड वीक हॉलीडे पॉसिबल, और उसमें फिर जो हफ्ते में एक दिन जो मिलता है वीक हॉलीडे वो मिलने लगता है। लॉर्ड रिपन नोन है द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन ही है जो इसको, और चार्ल्स मेटाकाफे जो है ये क्या करता है, उसके बाद जब आता है तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है हटा देता है, ठीक है। ही इज नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस इन 1784। सर विलियम जोन्स ये ऐसी ऐसी सोसाइटी का कलकत्ता में स्थापना करता है, ये सब है। और आर्कोलॉजिकल सर्वे बनता है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसके पहले जो है बनते हैं 1861 में, पहले इसके डायरेक्टर बनते हैं, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे बाद मेड सेपरेट बॉडी एंड कनिंघम मेड द डायरेक्टर जनरल, कब होता है ये, तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में होता है, ठीक है। और एएसआई जब बनता है 1902 में, तो जॉन मार्शल जो है ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं, ठीक है। और द एंशियंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में 1904 में 50,000 जो है पाउंड मतलब राशि की जाती है कि जो है मोनूमेंट वगैरह हैं पुराने, उनको उनकी रक्षा की जाए, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन दिया जाए। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्होंने कर्जन को औरंगजेब से इसकी तुलना की थी, ठीक है। 1905 में लॉर्ड मिंटो जो है लॉर्ड कर्जन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और लॉर्ड मॉर्ले जो है ये जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1858 के आधार पर, ठीक है। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आता है, वो जो है सेपरेट मुस्लिम को दे देता है। और आप देखेंगे एक और इसी चीज़ में होता है, फर्स्ट इंडियन की एंट्री होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। लॉर्ड हैंडिंग जो है कैपिटल को शिफ्ट कर देता है दिल्ली टू कोलकाता है, क्योंकि उस समय स्वदेशी वगैरह चलने लगता है जब ये बंगाल पार्टीशन वगैरह होता है, तो ही इन्वाइटेड क्वीन मैरी एंड जॉर्ज फिफ्थ टू ग्रैंड दरबार एट दिल्ली, ठीक है। थर्ड दिल्ली दरबार 1911 में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब इसके आगे हम लोग जो है फिर गांधीयन वगैरह का स्टार्ट हो जाएगा, सोशल कुछ रिफॉर्म है वो, एजुकेशनल रिफॉर्म, इस सब की बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू।